नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। आरजी कर रेप मर्डर केस में आज इंसाफ का दिन। सियालदा कोर्ट में दोषी संजय रॉय की सजा का होना है ऐलान। पिछले साल अगस्त में महिला डॉक्टर से हुई थी हैवानियत। दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंधों के बीच प्रयागराज में महाकुंभ जारी। यूपी सरकार का आग और आपात परिस्थितियों के लिए परामर्श। 8 करोड़ 26 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर बांग्लादेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हिंदू अल्पसंख्यकों की उठाते हैं आवाज। देशद्रोह का आरोप थोपकर पिछले साल नवंबर में किया गया था गिरफ्तार। आज से ट्रंप को मिलेगी अमेरिका की कमान। वॉशिंगटन में मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। पद संभालते ही ट्रंप लेंगे बड़े फैसले। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज की, जहां महिला डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को सोमवार को सजा सुनाई जानी है। यानी कि आज सियालदा कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास दोपहर 12:30 बजे सुनाएंगे फैसला। संजय को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। फैसले की कॉपी 160 पन्नों की बताई जा रही है। सजा सुनाने से पहले दोषी संजय को आखिरी बार अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। उसे घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया। मालूम हो कि पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल से महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने संजय रॉय की फांसी की सजा उसको लेकर मांग की है। वहीं आरजी कर अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं। The investigation done by the CBI, that is totally ridiculous. That's why we are saying that there is a chance of multiple criminals involved in this case. Apart from the Sanjay Rai, there may be the influential person. That's why they have not been caught by the CBI. वहीं पीड़िता के पिता और जो तमाम सगे संबंधी हैं, उन्होंने भी दोषी संजय रॉय के साथ और भी लोगों के जुड़े होने की आशंका जताई है। संजय क्रिमिनल है और भी इसका साथ जुड़ा हुआ है। लगता है को पहले से ही तो जो पहले जुड़ा हुआ है उसको आड़ाल करने का कोशिश कर रहा है प्रशासन, और वही चल रहा है। जो आदमी किया है, संजय राय को दोषी साब्यस्त किया है, वो तो अकेला नहीं है, उसका साथ और आदमी है। वो लोग कहाँ गया? वो लोग को पहले ले आओ, सामने लेके आना, उसको जो शास्ति देना था उसको दो। हम लोग पूरा चाहता है इसको पूरा फांसी होना चाहिए, और संग में जो और आदमी है उसको भी लेके आओ। तो किसी भी मामले को समझने के लिए उसकी जो क्रोनोलॉजी है, उसकी टाइमलाइन, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तो 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑन ड्यूटी ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। 10 अगस्त 2024 को कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय की गिरफ्तारी की और 12 अगस्त 2024 को मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 13 अगस्त 2024 कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से ये जांच जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। भीड़ ने 15 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में धावा बोला, अंदर घुसकर तोड़ताड़ की। और 18 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को मामले की सुनवाई को तय किया। और 20 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस से एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। 21 अगस्त 2024 केंद्र ने सीआईएसएफ और आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी
उसे सौंप दी। वहीं 24 अगस्त 2024 को मुख्य आरोपी संजय समेत 6 लोगों का लाई डिटेक्शन टेस्ट किया गया था। 25 अगस्त 2024 सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 14 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। 14 से 15 सितंबर 2024 सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस के अफसर को गिरफ्तार भी किया। 21 सितंबर 2024 डॉक्टरों ने सीएम ममता से मुलाकात के बाद 42 दिनों के बाद हड़ताल को खत्म किया। जो हड़ताल चल रही थी जिसके लिए नमन्ना मार्च भी निकाला गया था। 5 अक्टूबर 2024 कोलकाता में 6 जूनियर डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू की थी और फिर 21 अक्टूबर 2024 को जूनियर डॉक्टर्स ने सीएम से मुलाकात करने के बाद भूख हड़ताल को खत्म किया। 13 दिसंबर 2024 पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के अफसर को जमानत दी गई थी और बलात्कार और हत्या के मामले में बंद कमरे में सुनवाई जो थी वो 12 नवंबर से शुरू हुई थी। 12 नवंबर को ही आरोप पत्र जो हैं वो दाखिल किए गए और अब आज का दिन बहुत अहम है जहां सियालदह अदालत इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है और इस पर जुड़ी तमाम अपडेट्स भी लगातार हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन आइए अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नामांकन को लेकर, जहां वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों के लिए विधानसभा में 719 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों से। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार करीबन 1500 से ज़्यादा नामांकन पत्रों में 477 रद्द कर दिए गए। चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर प्रचार जोरों पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में जोर शोर से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री 22 जनवरी को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए चुनावी रणनीतियों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, विचार साझा होंगे। वहीं एनडीए गठबंधन के दबाव के बावजूद कांग्रेस की पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करने की योजना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान है और 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही संजय सिंह, राघव चड्ढा, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन भी प्रचार करेंगे। दिल्ली चुनाव में आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी तमाम खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में सभी जो शिविर हैं उनके लिए अग्नि सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। एडवाइजरी में आग लगने या आपातकालीन घटना की स्थिति में तुरंत मेला नियंत्रण केंद्र, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन केंद्रों को 112, 1920, 1090 या फिर ICCC द्वारा निर्दिष्ट नंबरों पर सूचित करने के लिए कहा गया। आग लगने की स्थिति में आसपास के टेंटों को सतर्क करने और सतर्क रहने के लिए शोर मचाने के लिए कहा गया और इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में शांत रहने, ठंडे दिमाग से काम करने, खुद को खतरे में डाले बिना सुरक्षित दूरी से निकटतम अग्निशमन उपकरणों का उपयोग करने के साथ साथ आग बुझाने का प्रयास करने की अपील की गई। मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों को निकटतम निकास मार्गों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया। एडवाइजरी में टेंट के अंदर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, गैस, मोमबत्तियां जैसी ज्वलनशील सामग्री न रखने के लिए भी कहा गया। टेंट के अंदर स्टोव, हवन कुंड आदि जैसी खुली लपटों का उपयोग न करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही जलते हुए दिए, स्टोव या गैस बर्नर में तेल न डालने और पेट्रोल या अन्य अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों को स्टोर न करने और तेज हवाओं के दौरान बाहर खाना पकाने से परहेज करने के लिए कहा गया। महाकुंभ का आज 8वां दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान के लिए आना जारी है। आंकड़ों की माने तो रविवार को 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जिसमें से 10 लाख कल्पवासी और बाकी 40 लाख तीर्थयात्री थे। वहीं अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ 72 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। दिन ब दिन प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है।
जिसमें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या सहित 4 प्रमुख अमृत स्नान होंगे। अलौकिक महाकुंभ में देश विदेश से हर रोज लाखों श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में आए हुए श्रद्धालु शिव भक्ति की अद्वितीय साधना और भक्ति में डूबे हुए हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस अनोखे संगम पर शिव भक्ति के अनेकों प्रारूप देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 11,000 त्रिशूलों के बीच 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मालाओं से बना 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बने इस धाम पर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा, 7 फीट मोटा है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के चारों ओर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई हैं। ये मालाएं देश भर के करीबन 10,000 गांवों में से घूमकर मांग कर इकट्ठा की गई। इनमें 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक श्वेत, काले और लाल रुद्राक्ष का उपयोग कर बनाया गया है। इनमें 6 शिवलिंग दक्षिण मुखी, 6 शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंगों को स्थापित करने के पीछे आतंकवाद का खात्मा, भारत को महान बनाना, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना और गौ रक्षा जैसी संकल्पनाओं को साकार करना है। उस शिव के स्वरूपों से 55 लाख रुद्राक्ष मणियों से 11 फीट ऊंची 11 रुद्र है, 9 फीट चौड़ी 9 दुर्गा है, 60 फीट मोटी 7 पुरियां है। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यमलोक के अंकों में शिवलिंग का निर्माण हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवान भूतनाथ की कृपा से हो गया है। बाबा हिमालय की कंदराओं से निकल करके स्फटिक बड़ी रूप में बाबा रुद्राक्ष पहाड़ पर विराजमान है और सामने मेरी भगवती विराजमान है, क्योंकि प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमाचित्रकम पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्रीश्च, नवदुर्गा प्रतीता। भगवती भी विराजमान है। सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व क्या है? कैसे शाश्वत सनातन संस्कृति मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है और जीवन में शांति और आनंद को प्रदान करता है? महाकुंभ में उसी सनातन संस्कृति का विराट और भव्य रूप देखने को मिल रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। वेदों में मनुष्य के लिए कहा गया है अमृतस्य पुत्रः, अर्थात हम अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। हम में से शायद ही कोई दुख चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और आनंद बना रहे, इसका कभी क्षय ना हो, बल्कि प्रतिपल बढ़ता रहे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम उसी परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जो सच्चिदानंद हैं। सच यानी त्रिकाल में न परिवर्तित होने वाला, चिद यानी ज्ञान स्वरूप और आनंद यानी सर्वहित प्रद। प्रयागराज धाम में महाकुंभ के अवसर पर अनेक तरह के अमृत यहाँ की धरा पर भक्तों के क्लेश हर रहे हैं और आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। ये अमृत है यहाँ पर संतों के विशाल शिविरों में बरसने वाला कथामृत और हर कल्पवासी के हृदय में निरंतर चलने वाला नामामृत। संत दरियाव जी की वाणी है, सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास, अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। तो वस्तुतः इन महान अवसरों पर जो लोग हम लोग आते हैं वो कथामृत नामामृत ग्रहण करने के लिए ही आते हैं। स्वर्ग का अमृत इस कथामृत नामामृत के आगे कांच के टुकड़े के जैसा है और ये दिव्य मणि के समान है। संत जन अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि संगम में पवित्र स्नान के लिए केवल मानव ही नहीं बल्कि यक्ष, गंधर्व, देवता, ऋषि, पितृगण, नक्षत्र, तारामंडल, यहाँ तक कि कुछ संतों ने तो विशेष अवसरों पर पूरी आकाश गंगा को संगम में स्नान के लिए उतरते देखा है। यह जो शाही स्नान राजसी अमृत राजसी शाही स्नान है, इस अमृत स्नान में आने के लिए करोड़ों करोड़ लोग तरसते हैं कि मैं कैसे भी आकर के एक बार राजसी अमृत स्नान कर लूं। और इस बार जब मेरा अमृत स्नान हुआ तो उस अमृत स्नान में हम लोगों को दिखाई पड़ा कि अमृत टपक रहा था, हमारे रथ के ऊपर अमृत टपक रहा था आसमान से। सबने इसकी अनुभूति की और सबके कपड़े भीगे
सबके कपड़े एक एक कण के बराबर, एक एक कण के बराबर सबके कपड़े भीगे। तो वो अमृत का बारिश था। संतों जैसा अनुभव हमें भी हो सके, इसकी पात्रता तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम विश्वास और श्रद्धा के साथ संतों के पीछे चलना सीख लें, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें और उनकी चरण रज को अपने माथे पर स्वीकार करें, तो हमारी बुद्धि की मलिनता जल्द ही मिट जाएगी। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज धाम। और महाकुंभ में आ रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। अस्थायी पुलों से लेकर टेंट सिटी तक हर जगह शानदार व्यवस्था है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना कुंभ इस समय श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी भीड़ की मेजबानी कर रहा है, जो देश और दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं। 144 साल के बाद दुर्लभ खगोलीय संयोग में आयोजित होने से इस महापर्व की अहमियत और भी बढ़ गई है। ऐसे में यूपी सरकार सनातन के इस पर्व को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं के संगम तक आसानी से पहुंचने के लिए 30 पंटून पुल बनाए गए हैं, जिन्हें अक्सर सैन्य पुल कहा जाता है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 15 महीने की अवधि में बनाए गए 30 पंटून पुल 5 टन तक का वजन सहन कर सकते हैं। देश भर से कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को आने जाने में इस पंटून पुल से काफी सुविधा मिल रही है। पीपा पुल बनने से बहुत फायदा है, अपना समय बचता है और इधर के आदमी उधर भी जा सकते हैं, उधर के आदमी इधर भी आ सकते हैं। ये जो पोंटून ब्रिज बना है, इसके बनने से हमें बहुत सुविधाएं मिली हैं। इससे हम बुजुर्गों को भी बहुत फायदा हो रहा है, आने जाने के लिए उनका समय बचता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत आसानी तरीके से जा रहे हैं। यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक टेंट सिटी भी स्थापित की है। इस टेंट सिटी में 4 अलग अलग श्रेणियों के टेंट हैं। इनमें विला, महाराजा, स्विस कॉटेज और डोरमेट्री है। महाकुंभ के दौरान करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की प्रयागराज आने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए ये टेंट 1 जनवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चालू रहेंगे। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कई उपाय किए गए हैं। अनेक नए आयामों के साथ कुंभ का नया जिला दुनिया की सबसे बड़ी आस्था के समागम के लिए एक मानक स्थापित कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए दीपिका महतो की रिपोर्ट। और महाकुंभ में दुनिया भर से पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए टेंट सिटी बसाई गई। ये टेंट देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। टेंटों में साफ सफाई का विशेष ध्यान है। देखिए रिपोर्ट। हजारों करोड़ों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। अलग अलग इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक टेंट सिटी जो यहां पर बसाई गई। महज 10 दिनों में ये तमाम टेंट्स को खड़ा कर दिया गया। कल्प वृक्ष कुटीर, लक्ष्मी भवन, धनवंतरी भवन, यानी कि कुंभ से ही, इस आस्था के इस महाकुंभ से ही प्रेरित यहाँ टेंट्स को बसाया गया है और देश भर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। जैसे हमने देखा जब यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल कुछ यहाँ पे था नहीं, और इतने सारे भक्त आने हैं, श्रद्धालु आने हैं, तो उनके लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पे करने हैं। तो जैसे भक्त भक्ति करता है, भक्ति में आगे बढ़ता है, तो नेचुरली उसके अंदर केयरिंग नेचर ये सब जागृत होता है। तो वो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने ये टेंट, हमने सोचा कैसे हम जो गेस्ट हैं उनका केयर कर सकते हैं। तो 10 दिन के अंदर भक्तों ने 24 घंटे सेवा किया, रात दिन एक करके। इतना सुंदर टेंट अभी हमें देखने को जो मिल रहा है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और अभी इतना सुंदर भव्य यहाँ पे रहने की फैसिलिटी यहाँ पे भक्तों ने किया है। तो जैसे शिव जी ने जो अमृत मंथन में जहर ग्रहण कर लिया था बाकी दूसरे के सुख के लिए, उसी प्रकार भक्तों ने दिन रात एक करके अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके ये कुंभ मेला में इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं। चाहे प्रसाद वितरण हो, चाहे कोई और सर्विस हो, या ये टेंट ही क्यों ना हो। और सनातन धर्म और संस्कृति से प्रभावित होकर दुनिया के अनेक देशों से महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु सनातन धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। ऐसे ही एक आयोजन में जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत कई देशों से आए श्रद्धालुओं ने जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी से सनातन धर्म की दीक्षा ली। इनमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं।
महाकुंभ पूरे विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। सनातन संस्कृति के सनातन शाश्वत उदार विचारों से अभिभूत होकर न जाने कितने श्रद्धालु इस महापर्व के साक्षी बन रहे हैं और सनातन संस्कृति को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर रहे हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। संगम के पावन धरती पर तब एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब सस्वर मंत्रोच्चार और पूरे वैदिक विधि विधान से एक साथ 62 विदेशी श्रद्धालुओं ने सनातन धर्म की दीक्षा ली। तो कुंभ मेला में संगम में एक तरह की शक्ति की दूसरी जगह नहीं है। ये शक्ति एक शांति मन में, दिल में, और ये शक्ति भगवान है। ये कुछ वे लोग बोले अमृत। अमेरिका, यूरोप सहित अनेक देशों से महाकुंभ में पधारे अपने इन 62 शिष्यों को परंपरानुसार जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी ने स्वयं सनातन धर्म की दीक्षा दी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। You see, when we are in direct alignment with our Atma, everything comes by itself. When the Atma and the personality of the human merge, you become the embodiment of knowledge, the embodiment of love, the embodiment of light. And wherever you go, that's what you carry everywhere. मॉरिशस के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी अमेरिका निवासी जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी विदेशों में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में पिछले 1.5 दशक से निरंतर सक्रिय हैं। जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत कई अन्य यूरोपीय देशों में इनके भक्तों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से लगभग उनके 40 शिष्य महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए प्रयाग में रह रहे हैं। The Shakti that's coming through cosmically for this Kumbh are entering this new consciousness, and it's amazing to observe. वर्ष 2019 के अर्धकुंभ में भी जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी से प्रेरित होकर उनके 9 विदेशी मूल के शिष्यों ने संत परंपरा को आत्मसात करते हुए सनातन धर्म को अंगीकार किया था और उन सभी ने महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। उनमें से 3 महिला संत भी शामिल हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। वाराणसी के शक्तिधाम आश्रम की प्रमुख अध्यात्म गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी के भक्तों में दुनिया भर के 12 से भी अधिक देशों के निवासी हैं, जिन्होंने अब सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। इनका मानना है कि सनातन ही शाश्वत और शांति का मार्ग बता सकता है। In meeting my guru, I was immediately called to Sanatam Dharma, this way of life where at the front and center, at the core of all of life is Atma, Para Atma, the divine that is within me, is within you, it's within all of us. सनातन संस्कृति ने सदा से ही समूचे संसार को अपने सदाचार और सद्भाव से प्रेरित किया है, आकर्षित किया है, जिसका उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं संस्कृत और सनातन संस्कृति में रंगे इन विदेशी मेहमानों के माध्यम से, जो कि अब सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मिलिता वशिष्ठ, डीडी न्यूज, प्रयाग। और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के महापर्व महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों लोग जुट रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अलग अलग स्तर पर विशेष प्रबंध किए गए। श्रद्धालुओं के खाने पीने का ध्यान रखते हुए मेला क्षेत्र में अनेक संस्थानों द्वारा प्रसादम का वितरण किया जा रहा है। इसमें इस्कॉन द्वारा मेला क्षेत्र में 3 किचन्स चलाई जा रही हैं। साथ ही प्रसादम वितरण के लिए 70 से ज़्यादा काउंटर्स लगाए गए हैं, जिसमें रोजाना करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा की ये रिपोर्ट।
मेले और मेले के आसपास कई ऐसे प्रसादम क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर रोजाना की संख्या में करीब 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ भी एक ऐसा ही प्रसादम क्षेत्र आप देख रहे हैं। इस्कॉन की तरफ से खास तौर पर ये व्यवस्था की गई है। करीब 70 यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर लोगों को ताजा भोजन वितरित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर 4 किचन्स बनाई गई हैं इस्कॉन की तरफ से, जहां पर ये जो प्रसाद है वो बनाया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जा रहा है और वीकेंड पे यानी कि शनिवार रविवार संख्या और भी बढ़ जाती है लोगों की। बिल्कुल, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और हमें ऐसे मोर देन 70 स्पॉट हैं। मेले के अंदर 30 स्पॉट हैं, मेले के बाहर 40 स्पॉट हैं जहाँ पे रेगुलरली प्रसादम वितरण हो रहा है। लगभग डेली बेसिस में हमारे लाखों लोगों के लिए हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं और ये वीकेंड्स में और इनफैक्ट ये मेले के समय, स्नान के समय और ज्यादा ये बढ़ जाता है। सो हम यहाँ के जो किचन है वहाँ से हम 70,000 वीकेंड में, नॉर्मल डे में 30-40,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुसरो पार्क के अंदर हम वीकेंड्स में लाख 1.5 लाख में स्नान के समय और नॉर्मल डे में हम 30-40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात उत्तराखंड की, जहां राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी। इससे राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली को स्वीकृति मिली। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। संबल हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को हिंसा में शामिल 10 और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गए 15 कारतूस के खोखे, एक पिस्टल सहित कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 10 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार घटना में अभी तक 70 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी हुसैनी रोड थाना नखासा यह अभियुक्त सारी सटा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से यह और इसका गैंग जुड़ा हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल 1 अदद पिस्टल 32 बोर एवं 3 अदद जिंदा कार्टेज 32 बोर के बरामद किए गए हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज पटना में शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 43 वर्षों के अंतराल के बाद ये सम्मेलन बिहार में हो रहा है। देश के विभिन्न विधायी निकायों, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। सम्मेलन की थीम है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्य सुदृढ़ करने में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान। पीठासीन अधिकारियों के 85वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने बिहार दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। ओम बिरला ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, बिहार प्रवास के दौरान आज बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन में शिष्टाचार भेंट हुई। मुलाकात के दौरान उनसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति अब राज्य के प्रतिनिधियों के मौखिक
साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए बैठक कर रही है। इसी कड़ी में वक्फ पर बनी जेपीसी अपनी रिपोर्ट के लिए आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। हाल ही में लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और 2025 के बजट सत्र के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया। जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने कहा कि बंगाल दौरे पर हितधारकों से बातचीत वो करेगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो रेफर हुई है वक्फ का बिल, तो ये वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी में इसलिए हम इस कमेटी को लेकर के आए हैं कि ये बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी इस स्टेट के लिए इसलिए है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज यूपी में, बिहार में, बंगाल में बहुत ज़्यादा हैं और हमने ये कमेटी रेफ़र हुई है जेपीसी के लिए, तो इसीलिए रेफ़र हुई है कि सभी स्टेक होल्डर के साथ बात की जा सके और जैसे स्टेट के ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ या हमारे जो अक़लियत के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट आज बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सुनवाई करेगा। अतुल ने 2024 में अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति साईश चंद्र शर्मा की पीठ अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जिन्होंने अपने 4 वर्षीय पोते की कस्टडी की मांग करते हुए याचिका दायर की। 7 जनवरी को शीर्ष अदालत ने उससे नाबालिग की कस्टडी देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो बच्चे के लिए अजनबी हैं। सुनवाई में सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि बच्चा हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। एक निजी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर 34 वर्षीय सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में फांसी लगा ली। इससे पहले उन्होंने वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था। इस नोट में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। बाद में सिंघानिया परिवार को सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 4 जनवरी को सशर्त जमानत दे दी गई। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने की मानो होड़ मच गई है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड फ्लैटों का दौरा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की सहायता से गरीबों के लिए बने घरों को उपलब्ध करवाने में बाधा डालने का आरोप सीधे उन पर है। खुले हुए 25-30 फुट गहरे मेन होल है, कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। बताया गया कुछ बच्चे गिर के इनके पीछे देहांत भी हुआ है। लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। आज जब चुनाव सर पर हैं तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी अपने बनाए मुद्दों पर आपस में ही लड़ रहे हैं। अब ये सब वो जाने, इसमें मैं क्या जवाब दूं। प्रवेश जी और आम आदमी पार्टी आपस में उन मुद्दों पे उलझ रहे हैं जिन मुद्दे इन्होंने बनाए हुए हैं आपस में। कोई किसी पे पथराव करे, कोई किसी पे गाड़ी चढ़ाए, ये जाने। मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात आएगी, पता चल जाएगा क्या है। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे। डाक विभाग आज नई दिल्ली में भारतीय संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 3 दिन का समारोह आयोजित करेगा। ये समारोह राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में आयोजित होगा। समारोह में हर उम्र के दर्शकों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित होनी है। इनमें प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, डाक सफारी, पत्र लेखन प्रतिस्पर्धा शामिल है। संचार मंत्रालय ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य संविधान में निहित मूल्यों को रेखांकित करना और एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करना है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। इस सम्मेलन में एशिया प्रशांत देशों के सामाजिक संगठन, विशेषज्ञ, हितधारक और नीति निर्माता भाग लेंगे। लगभग 150 से अधिक प्रतिभागी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में विचार साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को राजधानी दिल्ली में भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में नंदलाल नोवाल एनोलॉजी केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर भारतीय विद्या भवन के कुल सचिव, अधिकारी, कर्मचारियों के अलावा गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर संबोधन देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एनोलॉजी विभाग की नई इमारत विभाग के एक नए युग की शुरुआत करेगी। यहाँ देश भर के छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ एनोलॉजी में बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। This day is much beyond just laying the foundation stone of Nandlal Noval Center for Indology. In a sense, it is seeding of a transformative journey to rediscover, reassert, reinvigorate the profound intellectual and cultural heritage that has defined India for millennia. जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ कल देर रात शाम जिले के जलूरा गुज्जरपति सोपोर इलाके में शुरू हुई। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। संदिग्ध स्थान के पास सुरक्षा बल के पहुंचने पर वहां छिपे आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। ऑपरेशन में अब तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में आयोजित होने जा रही इस बैठक में भारत किस तरह से उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, इस पर फोकस रहने की संभावना है। इस सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करने वाले हैं। इसके अलावा सीआर पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में 6 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। वहीं इस बैठक में 65 से ज्यादा भारतीय व्यापार प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और इस सम्मेलन में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इस वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इससे हवाई सेवा और रेलवे दोनों प्रभावित हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया। दिल्ली के इंडिया गेट, मयूर विहार, अक्षरधाम में कोहरे की पतली चादर देखी गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक बर्फबारी का अनुमान जताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मेरोस सेफकोविक के साथ व्यापार और निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता की। इस दौरान मजबूत भारत यूरोपीय संघ साझेदारी के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की गई। म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 6 सिद्धांतों पर फोकस किया गया। 6 सिद्धांत मजबूत आर्थिक संबंधों, निष्पक्ष व्यापार, उच्च गुणवत्ता मानक, रिजिलियंट सप्लाई चेन और आपसी विकास के लिए भारत की तकनीक और प्रतिभा का लाभ उठाने पर केंद्रित है। साथ ही एफटीए वार्ता को फास्ट ट्रैक करने और सप्लाई चेन रिजिलियंस को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। I believe the open mind and the open heart with which these discussions took place were remarkable in their sincerity of purpose. The effort on both sides was to work on the common values of democracy, rule of law, and trust. We believe we've been able to address several areas which in the past seemed very difficult to overcome. We are looking at simplification of processes. We are looking at finding cost competitive ways
to expand trade between European Union and India for the benefit of our businesses, particularly the small and medium businesses, for our farmers and for our fishermen. The EU-India partnership is an important one, and not only for today, but as well as for years to come. And therefore, we share the objective to take it to the next level, because we have much in common. We are vibrant democracies, we are large economies, and we share many global challenges. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसे स्टार्टअप और उद्योग जगत के हितधारकों को समर्पित किया गया। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स 9 मंजिलों में फैला एक विशाल सेटअप है, जिसमें अभिनव स्टार्टअप्स, MSME उद्योग, CSIR प्रयोगशालाओं के लिए सुसज्जित कार्यालय, नेटवर्किंग स्थानों के अलावा 24 रेडी टू मूव इन इंक्यूबेशन लैब्स हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि CSIR मुंबई हब स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और डीप टेक उन्नयन को बढ़ावा देगा। IC Mumbai will be used to strengthen the business development and tech transfer activities of CSIR labs, leveraging the unique opportunities offered by Mumbai. This will serve as a hub for the other incubators operating within the CSIR labs across the country. The IC Mumbai, spread over 9 floors, is equipped with 24 ready-to-move incubation labs and furnished office and networking spaces for innovative startups, for MSMEs, for industry, for CSIR labs. खनन मंत्रालय आज से कोणार्क में खनन मंत्रियों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी करने वाले हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है और इसमें 16 से अधिक राज्यों के जो खनन मंत्री हैं, उनके साथ ही केंद्र और ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ मौजूद रहेंगे। सतत खनन प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा देने वाली पहलों के तहत चयनित स्टार्टअप्स को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। खनन कार्यों को सुव्यवस्थित करने के और जवाबदेही बढ़ाने के लिए MTS मॉड्यूल का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा खनिज नीलामी और खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और करते हैं कुछ अन्य खबरों का। बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई की संभावना है। चटगांव की एक अदालत ने 2 जनवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण ज्योति के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास को 25 नवंबर 2023 को ढाका हवाई अड्डे से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वो जेल में है। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों की मांग करते रहे हैं। 30 अक्टूबर को चिन्मय कृष्णदास और 18 अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। इस्कॉन बांग्लादेश ने उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद हिंदुओं पर हुई हिंसा और हमलों की निंदा की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। और आइए रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण वाशिंगटन DC में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होना है। ट्रंप सत्ता के आधिकारिक हस्तांतरण के दौरान समारोह को संबोधित भी करेंगे। वहीं JD वॉन्स को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। उनके विदेशी राजनेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। विदेश मंत्री S जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आमंत्रित अतिथियों में टेस्ला के एलन मस्क, अमेजॉन के जेफ बेजोस, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के टिम कुक और ओपन AI के सैम ऑल्टमैन भी इस भव्य समारोह में शामिल होंगे।
शपथ ग्रहण से पहले वॉशिंगटन डीसी में विजय रैली में 78 वर्षीय ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले दिन हस्ताक्षर किए जाने वाले कार्यकारी आदेशों का भी उल्लेख किया। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वो 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। कार्यकारी आदेशों का मुख्य उद्देश्य चुनावी वादों को पूरा करना है। कार्यकारी आदेशों में दक्षिणी सीमा को सील करना, सामूहिक निर्वासन, महिलाओं के खेल में ट्रांसजेंडर लोगों को रोकना, ऊर्जा अन्वेषण पर प्रतिबंध हटाना और सरकारी दक्षता में सुधार करना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मिलकर खुशी हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। उसके अलावा क्वाड से संबंधित घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई है। आज शपथ लेने जा रहे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही सोशल मीडिया पर ऐप टिकटॉक सेवा बहाल करने की बात कही। टिकटॉक ने बयान जारी कर सेवा बहाली के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया। टिकटॉक ने कहा कि सेवा प्रदाताओं को आवश्यक स्पष्टता और आश्वासन प्रदान करने के लिए ट्रंप का धन्यवाद। अब 170 मिलियन से अधिक अमेरिकी नागरिकों को सेवा प्रदान करने और 7 मिलियन से अधिक छोटे व्यवसायों को फलने फूलने की अनुमति देने पर कोई दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही टिकटॉक ने बताया कि सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत चल रही है और टिकटॉक सेवा बहाल करने की प्रक्रिया में है। रविवार को अमेरिका में प्रतिबंध लागू होने से कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक बंद हो गया था। अमेरिकी अधिकारियों की अमेरिकी डेटा के दुरुपयोग की चेतावनी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से अमेरिकी सरकार ने ये निर्णय लिया है। गाजा में हमास द्वारा रिहा किए गए 3 इजरायली बंधक 471 दिनों के बाद स्वदेश लौटे हैं। संघर्ष विराम शुरू होने के बाद हमास ने गाजा में इन बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। इसके बाद इन्हें इजरायली सेना को सौंप दिया गया। इजरायली रक्षा बल से जारी फुटेज में 3 बंधकों को रेड क्रॉस द्वारा सौंपे हुए जाने के साथ दिखलाया गया और इजरायली सेना ने कहा कि रिहा किए गए 3 बंधक एमिली देमारी, डेरोन स्ट्रीन ब्रीचर और रोमी गोनैन उपचार के लिए इजरायली अस्पताल भेजे गए। हमास द्वारा पहले चरण में कुल 33 इजरायली बंधकों को छोड़ा जाना है। प्रत्येक रिहा बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनी बंदियों को इजरायल की जेल से रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत इजरायल ने 90 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने समझौते के लिए अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन, निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को श्रेय दिया। इजरायली सेना ने हमास द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने पर तुरंत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। भारतीय पुरुष टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए खो खो विश्व कप के खिताब पर अपना कब्जा जमाया। भारतीय पुरुष टीम ने खेल में गति, रणनीति, कौशल के शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल के खिलाफ 54-36 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के मेहुल को चुना गया। वहीं स्विश गॉर्गिट को सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से नवाजा गया। मैच में सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर नेपाल के रोहित वर्मा रहे। भारतीय महिला खो खो टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। ब्लू जर्सी में खेल रही भारतीय महिलाओं ने शानदार फाइनल मुकाबले में नेपाल पर दबदबा बनाया और 78-40 के एकतरफा स्कोर के साथ अपनी जीत पक्की कर ली। वहीं मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाली नेपाल टीम की मनमती धानी सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर चुनी गई। वहीं भारत की अंशु कुमारी सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की चित्रा बी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला और पुरुष टीम को खो खो विश्व कप की जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए कहा, भारतीय महिला टीम को पहला खो खो वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई। यह ऐतिहासिक जीत और उनके अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। इस जीत ने भारत के सबसे पुराने पारंपरिक खेलों में से एक को और अधिक सुर्खियों में ला दिया और इससे देश भर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिली। आशा है कि ये उपलब्धि आने वाले समय में और अधिक युवाओं के लिए इस खेल को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरुष टीम को भी बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज भारतीय खो खो के लिए एक महान दिन है। खो खो विश्व कप का खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष खो खो टीम को अविश्वसनीय रूप से गर्व। उनका धैर्य और समर्पण सराहनीय है। ये जीत युवाओं के बीच खो खो को और अधिक लोकप्रिय बनाने में योगदान देगी।
वहीं अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में कल खेले गए मैच में मौजूदा चैंपियन भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। भारत ने वेस्टइंडीज की टीम को सिर्फ 44 रन पर ढेर कर दिया। जवाब में भारत ने सिर्फ 4.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के विजय जोशिता को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत के रोहन बोपन्ना और शुआई झेंग की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दूसरे दौर के मुकाबले में बोपन्ना और झेंग की जोड़ी को वॉक ओवर मिला। भारत के रोहन बोपन्ना और शुआई झेंग की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दूसरे दौर के मुकाबले में बोपन्ना और झेंग की जोड़ी को वॉक ओवर मिल गया। वहीं एरेना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में साबालेंका का सामना पावलिंचिकोवा से। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने लहका को हराया। वहीं कार्लोस अल्काराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अंतिम 8 मुकाबले में अल्काराज का सामना नोवाक जोकोविच से। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंतिम 8 के मुकाबले में ज़ेवरेव का सामना टॉमी पॉल से। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। नीरज ने हिमानी मोर के साथ फेरे लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की जो तस्वीरें हैं वो साझा की हैं। महिला हॉकी इंडिया लीग में कल खेले गए मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने श्राची राण बंगाल टाइगर्स को 3-1 से हराया और इस जीत के साथ वॉरियर्स 8 अंक के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर। वहीं पुरुष हॉकी इंडिया लीग में वेदांता कलिंगा लांसर्स ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली एसजी पाइपर्स को 3-2 से मात दी। हाफ टाइम तक कलिंगा लांसर्स की टीम 1-4 से पीछे थी। हालांकि उन्हें एक और के बाद एक गोल करते हुए मैच को पेनल्टी शूटआउट में ले जाने में कामयाबी मिली। इस हार के बाद दिल्ली एसजी पाइपर्स को सीजन में अपनी पहली जीत की तलाश है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।